हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। ओके। अच्छा, एक चीज बताइएगा, लास्ट क्लास हम लोगों की कोई कैंसिल नहीं हुई है? एक स्टूडेंट ने अभी लिखा था कि लास्ट क्लास वाज कैंसिल्ड। कोई भी क्लास कैंसिल नहीं है? ओके। सारी क्लास हमारी क्लियर चल रही हैं। सारी क्लास क्लियर चल रही हैं। कोई भी क्लास हमारी डिले नहीं चल रही है। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक इन नाबार्ड और पीएसएल में। पीएसएल में मात्र थोड़ा सा टॉपिक बाकी है। वो जो डेफिनेशन मुझे तुम्हें करानी है वो करा दूंगा। हार्डली 15 मिनट का है। मुझे तुम्हें डेटा देना है तो उसको तो मैं किसी भी दिन, एक दो दिन बीच में ही करा दूंगा। ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी पे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू यू गाइस? आपके अनुसार ये बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या है यहाँ पर? आराम से तसल्ली से सोचिए, मुझे इसका आंसर करिए। पॉलिसी मेड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट। ओ माय गॉड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। मतलब इतना शानदार टॉपिक है ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ के। मतलब आप कोई, अगर कोई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको ये टॉपिक आना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी। ओके। मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना, ज्यादा करना, कंट्रोल करना, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये मुझे बताइए, इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी? पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी का मतलब क्या? मॉनेटरी छोड़ दीजिए, पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी का मतलब नीति। ठीक है, पॉलिसी का मतलब क्या है यहाँ पर? नीति। अब नीति मतलब क्या है? नीति का मतलब क्या है यहाँ पर? कुछ ना कुछ रूल्स बनाना, कुछ ना कुछ रूल्स बनाना, कोई ना कोई नियम बनाना, कोई ना कोई, एक तरीके से कह सकते हैं कि तरीका बताना किसी चीज को नियंत्रित करने के लिए। भाई यही तो मतलब है इसका। पॉलिसी का मतलब क्या है? अक्सर पापा नहीं बोलते मेरे नीति नियमों को फॉलो करो, मेरे नीति नियमों को फॉलो करो, अदरवाइज तुम्हें मैं मेरे भाई जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते फादर, कि मेरे नीति नियमों को फॉलो करो अदरवाइज मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली सर होता है। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, स्ट्रेटजी को, मेरी जो स्ट्रेटजी है उसे फॉलो करो। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया उसे फॉलो करो, अदरवाइज मैं तुम्हें यहां पर जायदाद से। समझ में आया मेरे दोस्त? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अब ये जो रूल बन रहे हैं ये किसके रिगार्डिंग बन रहे हैं? मॉनेटरी मतलब मनी के रिगार्डिंग। अब ये मनी के रिगार्डिंग रूल कैसे बन रहे हैं? असल में एक टॉपिक होता है हम लोगों का, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइजेस का इंक्रीज होना। भाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस का इंक्रीज होना। अभी सिंपल शब्दों में समझें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि मार्केट में प्राइस का इंक्रीज होना। ऐसा है कि नहीं है? मुझे बताइए आप लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू यू? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मेरे अनुसार तो इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु के, सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होना। आज वॉरियर बैच 500 रुपए का है, कल को 5000 का हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस? इन्फ्लेशन। महंगाई आ रही है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है मेरे दोस्त? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं भाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये क्या है? इन्फ्लेशन है। अब ऐसे में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत होती है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आई जाए। भाई पॉलिसी कैसे लाई जाएगी? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? भाई इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा है भाई, मनी है, लेकिन जो चीजें हैं वो अवेलेबल कम है, तो उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। तो ऐसे में यहां पर दोस्त इसको कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी लाई जाती है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया है कि कुछ हमारे यहाँ पर बीच में चंद महानुभाव ऐसे होंगे जो मुझे ये क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उससे उससे रिलेटेड आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, मनी सप्लाई।
अभी तुम लोगों को मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सवाल मेरे से बार बार मत पूछना, जो महानुभाव हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इस्तेमाल है, इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण से बताइए कि कैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए कोशिश करिएगा कि पूछिएगा नहीं। अब आते हैं यहाँ पर पहले मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? असल में यार वो वक्त याद करिए जब आप लोग मतलब अभी आप लोगों के पास पैसे वैसे रहते हैं कि नहीं रहते, ये बताओ। आप लोगों के पास पैसे वैसे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सर क्या बात कर रहे हैं सर, क्यों नहीं रहते? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 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 हो रहे। जितने नई वाले हैं ना, इनके ना वॉलेट में, इनके पर्स में फोल्ड कर 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 पैसे रख रखे होंगे, फरवरी महीने में निकालेंगे ये रिसेशन के टाइम पे। असल में मेरे भाई यार देखना, बड़े प्यार से मोहब्बत से समझते हैं चीजों को, ठीक है? ये तुम्हारा भाई है आशीष गौतम, ओके? और इधर हमारे पिताजी। मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। ओके, ध्यान से सुनेगा दोस्त। असल में हुआ क्या कि मेरे पिताजी को पता चला, मेरे फादर को पता चला, ये फरवरी महीने की बात थी, कि आशीष गौतम, उनका सुपुत्र, कुछ वक्त पहले कुपुत्र, ठीक है, उनका सुपुत्र डैडी के पैसे से, डैडी के पैसे से टैडी के लिए टैडी खरीद रहा है। मेरे पिताजी को पता चला, असल में ये लुक्कड़ पे बैठ के चाय पी रहे थे, तो शर्मा जी बैठे हुए थे। शर्मा जी कहते हैं कि अरे गौतम जी कैसे हालचाल हैं? तो वो कहते हैं अरे एकदम बढ़िया, बस भले चंगे, आपका आशीर्वाद है। और बच्चे बच्चे कैसे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं भाई दोनों बेटियों की शादी हो गई है, आशीष है, बस वो ही घर पे रहता है, पढ़ता रहता, बस यही काम है उसके पास, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा 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 अच्छा। तो पापा ने पूछा और आपकी बिटिया कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है, वो भी बढ़िया चल रही है, सारी चीजें बढ़िया। हमारे घर पे एक टैडी आया था, उन्होंने ऐसे करके बोला, हमारे घर पे एक टैडी आया था, टैडी। तो उन्होंने कहा टैडी मतलब क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? कि अरे टैडी आया था एक, और उसमें नीचे चिट लगी हुई थी। चिट याद जानते हो? चिट मतलब स्टिकर लगा हुआ था, फ्रॉम आशीष गौतम, ठीक है, टू माई लव पूजा फ्रॉम आशीष गौतम, ऐसा करके मेरे भाई लिखा हुआ था। और जैसे ही शर्मा जी को पता चला तो पूजा की धुनाई हुई, और जैसे ही गौतम जी को पता चला आशीष गौतम की धुनाई हुई। तो ऐसे में क्या हुआ कि पिताजी को जैसे ही पता चला कि अरे बेटा, हमारा बेटा तो हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने क्या हुआ कि उनकी एकदम आंखें खुल गई। ठीक है मेरे भाई, उनकी एकदम आंखें खुल गई, और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पर्स में पैसे रखे हुए हैं, अब से मैं तुम्हारी जो पॉकेट मनी है ना, पॉकेट मनी, उसको क्या कर दूंगा मेरे भाई, रिड्यूस कर दूंगा। प्रैक्टिकली समझिएगा, जैसे ही मेरे पिताजी को पता चला कि डैडी के पैसे से टैडी के लिए टैडी मेरे भाई लिए जा रहे हैं, फिर चॉकलेट भी ली जा रही है, फिर मेरे भाई अलग अलग चीजें ली जा रही हैं, तो ऐसे में पिताजी को पता चला। पिताजी ने पहले तो सूता भाई, दे चप्पल की, दे जूते की, दे चप्पल की, दे जूते, ठीक है मेरे भाई, खूब मार लगाई, खूब मार लगाई, बहुत मार लगाई, दिलात घूसे मेरे भाई। और उसके बाद क्या किया, मेरी पॉकेट मनी को रिड्यूस कर दिया। कब किया? जब मेरे थ्रू मार्केट में जो मनी सप्लाई थी वो ज्यादा हो रही थी। प्रैक्टिकली समझिएगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मेरी पॉकेट मनी को रिड्यूस कर रहे हैं। यस और नो? ये पॉइंट समझ में आया कि जब मेरे थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, मैं पैसा ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो मेरे भाई अब यार जैसे पिताजी को पता चला कि अरे बेटा हमारा जो है सुपुत्र से कुपुत्र बनता चला जा रहा है, पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, और ऐसे में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा मेरे भाई, भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। ये तो पैसा दिए जा रहा है, इसका क्या जा रहा है मेरे भाई, पैसा तो यहां से आ रहा है, यहां से ये दिए जा रहा है। तो ऐसे में पिताजी को पता चला, पिताजी ने क्या किया मेरे भाई, मेरी पॉकेट मनी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। मेरी पॉकेट मनी को क्या कर दिया मेरे भाई, रिड्यूस कर दिया। प्रैक्टिकली समझिएगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा थी, तो फादर ने क्या किया, मार्केट में मनी सप्लाई को मेरे भाई कम कर दिया। यही तो किया है, यही तो किया, यस और नो? यस और नो मेरे भाई, ऐसा ही तो किया है फादर ने। ओके, अब दूसरा केस देखना।
अब हुआ क्या, पापा को पता चला कि यार जैसे कि मेरे बेटे को बैंक की तैयारी करनी है, उसे बैंक पीओ बनना है। अब भाई पापा तो भाई, जैसे ही आशीष गौतम ने बोला कि पापा मुझे बैंक पीओ बनना है, पापा तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, वाह भाई वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरा बेटा तो सही रास्तों पे आ गया है। अब एक दिन क्या हुआ कि इसको भाई, असल में क्या हुआ था कि एक इन्हीं के नाम राशि आशीष गौतम है, वो वॉरियर बैच पढ़ा रहे थे, वॉरियर 8.0 बैच आने वाला था, ये 6 जुलाई से मेरे भाई। अब ऐसे में ये इनकी क्लास को देखकर बोला कि पापा मुझे बैंक पीओ बनना है और मुझे वॉरियर बैच में एनरोल कराना है। और पापा ने कहा बेटा करा ले, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल करा ले, दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन हुआ क्या कि इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बताया कि भाई Y168 कोड लगा कर भी पापा मेरे पास डिस्काउंट लगा रहा हूँ, 78% है, डबल वैलिड, फिर भी मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। तो पापा ने कहा अरे यार तू यार इतनी टेंशन क्यों लेता है, रुक रुक, मैं हूं ना, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। मेरे भाई सोचो प्रैक्टिकली, आशीष गौतम के पास पैसे नहीं थे वॉरियर बैच लेने के लिए, आशीष गौतम के पास वॉरियर बैच लेने के लिए पैसे नहीं थे। भाई पैसे नहीं थे तो वो फिर क्या करेगा, पापा के पास गया, और जैसे ही पापा के पास गया, पापा ने भाई साहब निकाले पैसे और गड्डियां गिनने लगे, भाई साहब की गड्डियां गिनने लगे, और तुरंत निकाल के मेरे भाई दो 500 के नोट दे दिए और कहा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे भाई, मतलब कि अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो पापा ने क्या किया, मनी अवेलेबल कराई, यस और नो? उसके पास पैसे नहीं थे, पापा ने अवेलेबल कराए कि नहीं कराए? बताओ मेरे भाई, पापा ने अवेलेबल कराए कि नहीं करवाए? इसका मतलब पापा ने क्या रूल बना रखे हैं कि आशीष के थ्रू जो मार्केट में मनी सप्लाई हो रही है, अगर वो ज्यादा होगी तो उसको कम किया जाएगा, और यदि वह कम होगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो उसके लिए पैसा अवेलेबल कराया जाएगा। पापा ने ये रूल बना रखे हैं कि नहीं बना रखे, मुझे बताइए। ये पापा ने रूल बना रखे हैं कि नहीं बना रखे, मतलब स्टोरी बेस पे समझेंगे पूरा का पूरा। समझ में आया ये वाला पॉइंट? अब जरा समझना, ये जो व्यक्ति है आशीष गौतम, इसका किरदार बदलते हैं। ये यहां पर थोड़ी देर के लिए जरा इसका किरदार देखना, इसका किरदार देखना, थोड़ी देर के लिए देखना। यहां पर ये जो व्यक्ति आशीष गौतम, मान लीजिए ये मेरे भाई क्या है, मार्केट है, ये क्या है, मार्केट है, ओके, ये मार्केट। और यदि मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो आरबीआई, ये पापा कौन है दोस्त, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पापा क्या करेंगे, पैसे को कम करेंगे, ठीक है। और यदि मार्केट में पैसा कम होगा तो फादर क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा मेरे भाई, पैसे को बढ़ाएगा। प्रैक्टिकली समझना, ये नॉर्मल है यार, नॉर्मल कंडीशन, ये आप लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर समझना, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो आरबीआई क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को कम कर रहा है, अगर मनी सप्लाई कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? अभी हम लोग समझ रहे सिर्फ मनी सप्लाई, क्यों क्या कैसे इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़िए, अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये समझो कि मार्केट में यदि मनी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई यदि ज्यादा है, तो इस मनी सप्लाई को कम कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मनी सप्लाई कम है तो इसको बढ़ाएगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, यस सर बिल्कुल बढ़ाएगा। तो इसके लिए वो क्या बनाएगा, कोई ना कोई रूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए कोई ना कोई रूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा मेरे भाई, बताइए दोस्तों, बताइए, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई। इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। उस पॉलिसी को क्या नाम दिया जाए, बताओ मेरे भाई, फटाफट से बताओ, उस पॉलिसी को क्या नाम दिया जाए, उस पॉलिसी को क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर, वॉरियर वॉरियर मेरे वॉरियर, फटाफट बताइए, इस पॉलिसी को मैं क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर, वॉरियर वॉरियर। अरे वाह भाई वाह, तुम लोग तो बहुत योग्य हो, तुमने तो आंसर दे दिया यहां पर, मॉनेटरी पॉलिसी। इसको क्या नाम देंगे हम लोग मेरे भाई, इसको नाम देंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नाम दिया इसको, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति क्या हुई, मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से बाजार में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ओके, इसके एवज में रूल्स बनाए जाते हैं, ओके, पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू मनी।
मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए रूल्स रेगुलेशन पे काम करते हुए एक पॉलिसी बनाई जाती है। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड दी मॉनेटरी पॉलिसी। किस चीज के लिए? इस मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, वो एक अलग चीज है। अगर इसमें कम होगी तो ज्यादा कर दो, ज्यादा है, कम है तो ज्यादा कर दो, अगर ज्यादा है तो मेरे भाई कम कर दो। और इसके लिए कम ज्यादा करने के लिए जो रूल बनते हैं वो सारे के सारे रूल कहां बनेंगे? इस मॉनेटरी पॉलिसी में, इस मॉनेटरी पॉलिसी में। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? हम भी तो यही बोले थे, मैंने कब गलत बोला है? क्या आप गलत हो? क्लियर है मेरे भाई? ये तो जरा डेफिनेशन लिखिए। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी which is prepared by, monetary policy is a policy which is prepared by, monetary policy is a policy which is prepared by Reserve Bank of India, which is prepared by Reserve Bank of India to control the flow of money in market। लिखना है नहीं बेटा, बस सुनना है, ठीक है? सिर्फ सुनना है, अपने आप सुनते सुनते लिख जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आई है चाइना की, हम लोग पढ़ाते हैं और तुम सुनते हो, अपने आप नोटबुक में छप जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इसका सदुपयोग करिए। मॉनेटरी पॉलिसी is a policy which is prepared by Reserve Bank of India to control the flow of money। दूसरे शब्दों में, मनी सप्लाई या लिक्विडिटी, ये कोई भी वर्ड मिल जाएगा, इसका मतलब एक ही है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी होती है विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन मार्केट, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन मार्केट। मौद्रिक नीति वह नीति होती है, मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसका उपयोग, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। समझ में आया? ऐसा टैप कहां मिलेगा? ये हर घर में टैप मिलेगा। आप बैंक पीओ बन जाओ मेरे भाई, भर भर के पैसा आएगा, भर भर के, ठीक है? भर भर के पैसा आएगा। आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, भाई साहब भर भर के पैसा आएगा। मैं बता रहा हूं, ये टैप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट के नोट आएंगे, ये गिर्रियां नहीं बटोरनी पड़ेंगी, भर भर के पैसा आएगा। समझ रहे हो? टीचर बनने में पैसा कमाई नहीं है भाई, टीचर बन के कुछ नहीं हुआ। मेरे ट्रेड में मत आओ, या कंपटीशन मत बढ़ाओ। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ओके, अब जरा देखिएगा, इसमें हम दो तरीके के टूल का इस्तेमाल करेंगे, एक डायरेक्ट टूल और इनडायरेक्ट टूल, इस मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए। सबसे पहले यहां पर इस टेबल को जरा रीड कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इस टेबल को रीड करिए। ये कह रहा है एक यूएन 2 लाख पर मंथ बट पीओ अर्न 50,000 पर मंथ। अबे तो वो सुकून की जिंदगी तो जीता है। यहाँ की लाइफ देखोगे, स्टाइल क्या है, बस पूरा टाइम बस यही सोचते रहो कि बच्चों के लिए क्या करें। वो बड़ी बड़ी गाली दे फिर भी मन में आता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम तो करने का भाई, धर्म का काम है, करते रहो। छोड़ो इन बातों।
चलो अब आते हैं, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। देखो तुम्हें तो झलक दिखता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत कुछ पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ेंगे, रिफाइनेंस फैसिलिटी पढ़ेंगे, बहुत कुछ है डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, पेशेंस रखना, काफी कुछ है और भी बहुत कुछ है इसके अलावा डेटा जो कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है और भी सारी चीजें हैं, फिर क्वालिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस जाएंगी इस टॉपिक पे। ठीक है, पेशेंस रखना, समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर। सीआरआर का मतलब क्या है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर? सीआरआर इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, सीआरआर, कैश रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर? थोड़ा दिमाग लगाया करो, कैश रिजर्व रेशियो क्या मतलब हो सकता है कैश रिजर्व रेशियो का? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। एसएससी वगैरह में तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछ के छोड़ देते हैं, बैंक में इसमें मेरे भाई सेक्शन वगैरह सब पूछते हैं। अभी एट प्रेजेंट ये चल रहा है आपका 4%, 4% चल रहा है, समझना। ये फादर है आशीष गौतम थे, ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल समझना, ठीक है। ये वही आशीष गौतम मेरे दोस्त, ठीक है, और बैठे हुए थे ऐसे ही, जॉब लग गई मेरे दोस्त, अच्छी खासी जॉब थी, मानकर चलते 1 लाख रुपए पर महीने पर मंथ कमा रहे हैं, 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं। ओके, अब ये मेरे फादर हैं, इन्होंने मेरे से कहा कि आशीष जो तू अपनी इनकम 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाता है उसमें से कुछ पैसा एज अ रिजर्व मेरे पास रखना स्टार्ट कर दे। ऐसा पापा का कहने का मतलब क्यों होगा? मतलब सोचो, पापा ने कहा कि बेटा तू जो 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, उस 1 लाख रुपए में से रिजर्व के तौर पर मेरे पास रखना स्टार्ट कर दे। मैंने कहा क्यों? मेरा पैसा मैं आपको क्यों दूं? अरे बेटा, कल को तेरी जिंदगी में हुआ कभी कोई परेशानी आ गई तो फिर तू क्या करेगा? तुझे पैसे की जरूरत होगी, तू क्या करेगा फिर? तू तो सारा पैसा ही कमा रहा है, खर्च भी हो सकता है, तो एक काम करना कि कुछ पैसा मेरे को देना स्टार्ट कर दे, मैं उसको रिजर्व के तौर पर रखना स्टार्ट कर दूंगा। भाई रिजर्व के तौर पर रखना स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई। अब जैसे ही यहाँ पर पिताजी ने बोला रिजर्व के तौर पर रखना स्टार्ट करूँ, तो मैंने पूछा फिर मैं इसका कब उपयोग कर पाऊंगा, मैं इसका यूटिलाइजेशन, मेरे लिए इसका यूटिलाइजेशन क्या है? तो बोलते हैं कि इन फ्यूचर अगर तेरी लाइफ में कोई क्राइसिस आता है, कोई भी क्राइसिस आता है, तो देन यू कैन टेक दिस मनी फ्रॉम मी, मतलब फिर आप यहां से मेरे पास से पैसा ले सकते हो। मैंने कहा क्राइसिस लाइक? तो उन्होंने बोला तेरी शादी हो सकती है या तुझे कुछ भी समस्या हो सकती है, तो इस टाइप का अगर तेरी जिंदगी में क्राइसिस आता है देन यू कैन टेक दिस मनी। ओके, तो ये पैसा मेरे से ले सकता है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि मेरे, मतलब मैंने बोला ऐसा, तो मैंने कहा कि छोटू भी तो है, छोटू से भी लोगे? अरे उन्होंने कहा इट इज मैंडेटरी, तेरे लिए नहीं, मैं छोटू से भी लूंगा। अगर सोच, अभी तो तुम 2 हो, कल को अगर एक और छोटू हो जाता है तो मैं उस छोटू से भी लूंगा। ओ, मैंने कहा ओ माय गॉड, बधाई हो। मैंने कहा वाह भाई वाह, बधाई हो भाई। तो मतलब ये कहने का ये है कि ये हर बेटे के लिए मैंडेटरी है कि उसको पापा के पास पैसे रिजर्व के तौर पर रखने पड़ेंगे। मतलब ये मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी सन। ओके, हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी है कि उनको यहाँ पर मेरे भाई पैसे रिजर्व के तौर पर रखने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर किरदार समझिए, बेटे का किरदार निभा रहा है बैंक और फादर का किरदार निभा रहा है आरबीआई। और बैंक को आरबीआई कहता है कि अरे बेटा सुनो, बैंक कहता है हाँ जी भैया बताइए, ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा मेरे भाई। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने कि बैंक्स, देखो कल को तुम हो सकता है बैंकक्रप्ट हो सकते हो, वाइंड अप हो सकते हो, कल को तुम्हारा शटर डाउन हो सकता है, तो एक काम करिए, इसमें से कुछ पैसा एज अ रिजर्व मेरे पास रखना स्टार्ट करिए। मतलब बैंक को बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आप एक काम करिए, एक सर्टेन अमाउंट है वो मेरे पास रिजर्व के तौर पर रखना स्टार्ट करिए। तो बैंक ने बोला या व्हाई नॉट, भाई आपने बोला है तो आपकी बात को हम नकार थोड़ी सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे।
तो बैंक्स यहाँ पर जो रिजर्व के तौर पर रखते हैं उस अमाउंट को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक के लिए मैंडेटरी है, हर बैंक के लिए मैंडेटरी है, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो। मेरे भाई समझ लो, ये हर किसी बैंक के लिए मैंडेटरी है कि उसको अपना एक निश्चित प्रतिशत, सर्टेन परसेंटेज से सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है एज अ रिजर्व। दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। क्या इसका यूज है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है आगे मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वो एक अलग चीज है। बट व्हाट इज मीनिंग ये समझ में आना चाहिए आपको, इसका मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए। मतलब ये है कि हाँ, कैश रिजर्व रेशियो एक अमाउंट है, सीआरआर एक अमाउंट है, और ये जो सीआरआर एक अमाउंट है ये हर एक बैंक के लिए मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी की ऑप्शनल। मैंडेटरी है क्या? अनन्या जी बार बार मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी बोल रहा हूं, आप पूछ रही हो सर मैंडेटरी है क्या? अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटे। मतलब कुछ पैसे बैंक को आरबीआई के पास रखने होते हैं, हाँ जी, इट इज मैंडेटरी, रखना ही है। नहीं रखोगे तो डंडे चल जाएंगे। RBI will impose penalty if banks are not able to maintain CRR. If banks are not able to maintain CRR, then they have to pay some amount as a penalty to Reserve Bank of India. RBI will impose some penalty on every bank. Every मतलब वो जो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। समझ में आया ये वाला पॉइंट? आगे जाके वही पैसे बैंक के एक तरीके से, यस बॉस मेरे भाई, वो बिल्कुल आगे चल के काम आते हैं उसी बैंक के लिए क्राइसिस के केस में। क्लियर हुआ? अभी एवरी मंथ रखते हैं, एवरी डे रखते हैं, एवरी आवर रखते हैं, ये कैसे क्या करते हैं वो अभी देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे, पहले चीजों को समझ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इज अमाउंट ऑफ फंड। मेरी राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझना, ओके। सीआरआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक हैज टू कीप with RBI. CRR is amount of fund, CRR एक अमाउंट ऑफ फंड होता है जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। हर बैंक को कि कुछ बैंक को छोड़कर मेरे भाई? हर बैंक को। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन सीआरआर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे भाई? देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन सीआरआर। और कुछ महानुभाव मेरे को पुराने सर्कुलर भेजेंगे, इसके बाद कहेंगे अरे सर वहां पर तो इतनी की लिमिट थी, हमने तो इतनी की लिमिट पढ़ी है। तो जो पढ़ी है वो गलत है मेरे भाई। फॉरेन बैंक ऑल्सो, यस बॉस, फॉरेन बैंक ऑल्सो। सर इसे फंड क्यों बोला है, अमाउंट ऑफ मनी क्यों नहीं बोला है? बेटा बॉय बोल लो, लड़का बोल लो, मतलब एक ही है। मेल पर्सन बोल लो, मतलब एक ही है। समझ रहे हो? फीमेल बोल लो, लड़की बोल लो, गर्ल बोल लो, एक ही है। क्या डिफाइन करना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो ना। अमाउंट ऑफ मनी लिख लो, फंड वर्ड हटा दो, सीआर इज अमाउंट दैट अ बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को नहीं देना पड़ता है पैसा आरबीआई को। किसने किसने कहा मेरे भाई? सम्राट भाई पढ़ेंगे, इसे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब बताओ जरा। देयर इज नो मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट ऑन सीआरआर।
मतलब ये कल को 0% भी हो सकता है, कल को ये 100% भी हो सकता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, इसके अमाउंट को बढ़ाकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि इसके परसेंटेज को बढ़ाकर कह सकता है कि जो ये सीआरआर है आज 4% है, कल को ये 0% है, यानी बैंक को हमारे पास कुछ भी नहीं रखना। कल को इन्होंने बोल दिया 100% है, इसका मतलब बैंक को सारा का सारा पैसा किसके पास रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ में आया मेरे भाई? 4% किसका वो भी बताऊंगा। अभी के लिए जो समझा रहा हूं वो ये समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरआर। सीआरआर का मतलब क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। एट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो कितना चल रहा है, तो आंसर बनता है सर 4%। कैश रिजर्व रेशियो अभी एट प्रेजेंट सीआरआर जो है वो आपका 4% चल रहा है। ओके, और सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, और ये मैंडेटरी ऑप्शनल नहीं है। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं, यानी कि 0% हो सकता है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि 100% हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन सीआरआर अमाउंट। ये अब आरबीआई ने रूल बनाया है कि सीआरआर का जो अमाउंट होगा जो बैंक आरबीआई के पास रखेंगे, उस पर बैंक को बदले में रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब उनका 4% जो पैसा है वो आरबीआई के पास चलेगा, उसके अगेंस्ट में उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ओके, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन सीआरआर अमाउंट। सीआरआर अमाउंट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है बैंक को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीआरआर इज मेंटेन्ड इन कैश फॉर्म। सीआरआर किस फॉर्म में मेंटेन होता है, कैश फॉर्म में। ओके, सीआरआर इज मेंटेन इज इन कैश फॉर्म। सीआरआर जो मेंटेन होता है वो किस फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में। तो क्या इसका मतलब ये है कि शाम को जो बैंकर होगा वो मैनेजर होगा, वो मैनेजर जाएगा, पैसे भरेगा एक पैकेट में, उस पैकेट को लेकर जाएगा आरबीआई के पास, जमा कर देगा, ऐसा होगा क्या? भैया मुंबई भागता होगा हर बैंकर, ऐसा तो नहीं होता होगा। भले यहाँ पर कैश फॉर्म लिखा हुआ है, कैश फॉर्म का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो कैश फॉर्म मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए आप लोग कि हर एक बैंक का आरबीआई के पास एक अकाउंट होता है, हर एक बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अकाउंट होता है, और उस अकाउंट में ये पैसा मेंटेन होता है। ओके, कैश फॉर्म में इसे मेंटेन किया जाता है। ओके, ओनली इन कैश फॉर्म, ओनली इन कैश फॉर्म, सीआर इज मेंटेन इन कैश फॉर्म ओनली। इस बात को याद रखना, इसमें आगे लिख सकते हो ओनली, ये कैश फॉर्म में मेंटेन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और, सीआरआर इज मेंटेन्ड ऑन डेली बेसिस। ओ माय गॉड, मतलब सीआरआर डेली बेसिस पे मेंटेन होता है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, डेली बेसिस पे। अब ये लॉजिक नहीं समझ में आया सर, डेली बेसिस पे क्यों करते हैं? ये तो दिमाग में आना लाजमी बनता है कि सर ये जो सीआरआर है इसको डेली बेसिस पे कैसे मेंटेन करके चलते हैं। मतलब ये डेली बेसिस पे क्यों मेंटेन होता है, क्वार्टरली क्यों नहीं होता, ईयरली क्यों नहीं होता, हाफ ईयरली क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता मेरे भाई? बताइए ऐसा क्यों नहीं होता? अब ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे आशीष गौतम ने अपनी सैलरी का एक परसेंटेज फादर को दे दिया, भाई अपनी 1 लाख रुपए सैलरी या 50,000 सैलरी या 2 लाख रुपए सैलरी, जो भी सैलरी है उसका उन्होंने 4% अपने फादर को दे दिया एज अ रिजर्व। ओके, लेकिन यार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये जो सीआरआर लेता है
ये सीआरआर वो किस बेसिस पे लेता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो नेक्स्ट लाइन से आपके समझ में आ जाएगा। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इज कैलकुलेटेड on the basis of NDTL. CRR is calculated on the basis of NDTL, यानी कि NDTL stand for net demand and time liability. Okay, net demand and time liability. NDTL का मतलब क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटीएल? एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटीएल? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। क्लियर है ये? यहां तक कोई डाउट? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल क्या होता है वो समझेंगे। एक बार के लिए रीड कर लो इतना, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो जल्दी से। लास्ट तो सेकंड लास्ट वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आरबीआई के पास जो बैंक पैसा रखते हैं वो पैसे पर उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता है मेरे भाई, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक पूछ रहा है लायबिलिटी क्या है। चलो ठीक है, सबसे पहले लायबिलिटी से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? अच्छा, कितने यहां पर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं? वाणिज्य 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 वाले कितने हैं? कॉमर्स वाले, वाणिज्य। मी मैं भी हूं। अच्छा तो चलो, तुम लोगों की अग्नि परीक्षा है। ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? बाकी स्ट्रीम के जो भी हैं कॉमर्स के अलावा वो भी ट्राई कर सकते हैं। संपत्ति दायित्व, ओहो वाह रे वाह, बढ़िया। दंपत्ति नहीं बोला खुशबू जी आपने, बेटा बहुत बढ़िया। सर आप कहां बैठे हो? राहुल के बगल में। राहुल कहां बैठा? आपके बगल में। सर दोनों कहां बैठे? अगल बगल में। ये होशियारी ना किया करो। असेट मतलब संपत्ति होगी, लायबिलिटी मतलब दायित्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संपत्ति? असेट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? दायित्व। लायबिलिटी जो पे करना, असेट जो हमारा है। लायबिलिटी मींस व्हाट वी हैव टू पे। ओके, असेट मींस जो। ओके, अब देखो यार, यहां पर ना अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हो आप लोग। कोई मेरे को एग्जांपल बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैंने एग्जांपल नहीं पूछा। आप लोगों ने बहुत डेफिनेशन पढ़ी होंगी। फिक्स असेट, करंट असेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब असेट साइड में हम लोग लिखते थे। ठीक है। लायबिलिटी आपने पढ़ी होगी। लायबिलिटी में कैपिटल लिख दिया, रिजर्व एंड सरप्लस रख दिया आपने। ठीक है, ये सारी चीजें रख दी लायबिलिटी में। रखते थे मेरे भाई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में। ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमें इतना चीजों को नहीं रखना। क्रेडिटर इधर आ गया, डेटर इधर आ गया, ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमें इतनी टफ लैंग्वेज नहीं पढ़नी। मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं और इस सिंपल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। इसे लिखेंगे हम लोग हिंदी में। जो मेरा है, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, गौर फरमाइएगा। मजा आए तो एक बार तालियों से, गड़गड़ाहट से मेरे भाई स्वागत करना। ठीक है, ऐसी तो शायर अगर ऐसी तो बोलते हैं। जो मेरा है, मेरे पास हो या ना हो, वो मेरी असेट है। सुनिएगा, जो मेरा है, मेरे पास हो या ना हो, मेरा है मेरे भाई, मेरे पास हो या ना हो मेरे भाई, वो मेरी क्या है? असेट है। वो मेरी क्या है? असेट है। लायबिलिटी मतलब जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है या मेरी नहीं है। ओके भाई, किसी भी चीज, बाइक की बात कर लें, जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है। मेरे दोस्तों, जिसे एक दिन जाना है, जिसे एक दिन जाना है,
वो मेरी क्या लायबिलिटी है। मुझे पता था गर्लफ्रेंड और वाइफ के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। जो मेरा है और मेरे पास हो या ना हो वो मेरी असेट है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक मित्र है, ये मेरे पास आया, ये मेरे से कहता है मुझे तेरी बाइक चाहिए, मेरे को तेरी बाइक चाहिए, बाइक बोला, मैंने कहा ठीक है, अच्छा अच्छा बाइक चाहिए, मैंने कहा ठीक है ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है ले जा बाइक। अब ये बाइक किसकी है, ये बाइक किसकी है मेरे भाई, ये बाइक जो है ये बाइक किसकी है। आशीष गौतम के पास आए, हम अपनी साइकिल को बाइक बोलते हैं मेरे भाई, हम लोगों के पास जो साइकिल है ना मेरे दोस्त, उसको हम लोग बाइक बोलते हैं खुश होने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास साइकिल थी, वही वाली दूध वाली साइकिल नहीं होती डंडे वाली, मेरे भाई वो आया मेरे पास, कहता आशीष तेरी भाभी को घुमाने जाना है, मुझे अपनी वो दे दे, बाइक दे दे। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, मैंने दे दी मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखिएगा ये मेरी क्या है सर, ये आपकी बाइक आपके मित्र के पास है, लेकिन ये आपकी है क्या, असेट है कि नहीं। जो मेरा है मेरे पास हो या ना हो, लेकिन वो मेरी असेट तो रहेगी, हाँ या ना मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे यहां पर देखना, जो ये बैंक है, बैंक, ये बैंक मार्केट में लोन देता है, ये जो बैंक मार्केट में लोन देता है, ये लोन का पैसा बैंक के लिए क्या है, ये जो बैंक के लिए, ये जो बैंक है इसने मार्केट में लोन दिया, इस कस्टमर को ये लोन दिया है। अब ये जो पैसा है ये किसका है सर, बैंक का है। तो लोन बैंक के लिए क्या होती है, असेट होती है। लोन बैंक के लिए क्या होती है, असेट होती है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। समझ में आया मेरे भाई। देखो ये जो मेरा है, बैंक कहता है जो मेरा है, लेकिन मेरे पास हो या ना हो, मेरे पास अगर पैसा होगा तो मेरे पास असेट है, ये वो मेरा कैश है, वो मेरी असेट है। अगर मेरे पास ना हो, किसी और के पास है, तो अभी तो मेरा है, तो अभी तो मेरा है मेरे भाई। आजाद पंछी है, छोड़ दो मेरे भाई, अपना होगा तो लौट के आएगा, अपना नहीं होगा तो उड़ जाएगा। समझ रहे हो। तो मेरे दोस्तों समझो जरा, ये बैंक कहता है कि ये कैश जब मेरे पास था तब भी मेरी असेट थी, और जब ये किसी और के पास चला गया तब भी तो ये मेरी असेट है, तो मेरा ना, मेरे पास हो या ना हो। क्लियर है ये असेट का मतलब, इसी डेफिनेशन को समझना, मेरे को वो कॉमर्स वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ानी। ओके। अब आते हैं दायित्व पे, लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आशीष गौतम जो ये माइक यूज कर रहा है, ये अड्डा 247 ने दिया है। ये जो लैपटॉप यूज कर रहा है, ये अड्डा 247 ने दिया है। ओके। कैमरा यूज कर रहा है, अड्डा 247 ने दिया है। सब कुछ अड्डा का है मेरे भाई, ठीक है। जो मैं पेंटअप यूज कर रहा हूं, ये भी अड्डा 247 ने दिया है दोस्त। कल को अनिल सर ने बोल दिया कि आशीष टाटा बाय बाय, मैंने कहा सर जय श्री राधे, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। अनिल सर ने बोल दिया या मैंने बोल दिया सर टाटा बाय बाय, अब ऐसा हो गया तो भाई मुझे लौटाना पड़ेगा ना। हाँ टी शर्ट भी है, टी शर्ट भी अड्डा की है मेरे दोस्त, ठीक है। ये मुझे लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा, ये मुझे लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है, जिसे एक दिन जाना है, वो मेरी क्या लायबिलिटी, आई थिंक विच यू हैव टू पे, आपको वो वापस करना ही पड़ेगा, जो आपको वापस करना पड़ेगा मेरे भाई। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब बैंक के लिए क्या है, जब आप बैंक में गए और मनी डिपॉजिट की, जो आपने बैंक में पैसा गए और डिपॉजिट किया, जो मनी डिपॉजिट की वो किसका है सर, कस्टमर का है। बैंक कहता है ये मेरे पास है, बैंक के पास ही तो पैसा है। ये रोकड़ा जो आ रहा है मेरे भाई, ये जो मनी भाई आ रहा है किसके पास आ रहा है सर, बैंक के पास आ रहा है मनी भाई, ये बैंक के पास स्टोर किया जा रहा है ये मनी भाई। अब ये पैसा जो बैंक के पास आ रहा है, ये बैंक का पैसा है कि कस्टमर का पैसा है सर, ये इनका पैसा है, ठीक है। ये सर इन तीनों का पैसा है, ठीक है, ये तीनों का पैसा है सर, इन तीनों का पैसा है। तो ये बैंक कहता है कि जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है, एक दिन ये ले जाएंगे, ये बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, दायित्व है। समझ में आया, क्लियर हुआ लायबिलिटी असेट का कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी और असेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बैंक के लिए लोन असेट है, डिपॉजिट लायबिलिटी है। तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक टर्म पढ़ा है, ये वाला टर्म क्लियर हुआ आपके, जो अभी मैंने लिखाया था यहां पर लायबिलिटी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, लायबिलिटी मतलब। इंटरव्यूअर को यही बताना है, बोल देना कि सर जो आपके पास है लेकिन आपका नहीं है, वो एक दिन चला जाएगा सर, वो आपकी लायबिलिटी है। वो उठा के पटक देगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अपनी गर्लफ्रेंड क्या है, सॉरी अपनी वाइफ क्या है, अपनी वाइफ एसेट, दूसरे की वाइफ लायबिलिटी। अबे ओए,
ये उल्लू, ये कौन लिख रहा है लायबिलिटी? भाई दूसरे की, तुम्हारी क्यों लायबिलिटी है? दूसरे की असेट है वो, समझो। तुम्हारी चीज तुम्हारी असेट है, दूसरे की चीज दूसरे की असेट है, ठीक है। तुम्हारी लायबिलिटी कहां से हो गई? इतना शब्दों का चुनाव ढंग से करो। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, दोबारा समझते हैं इस टॉपिक को और आगे डिटेल में। हम लोग आते हैं यहां पर एनडीटीएल पे, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड मतलब हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट के बारे में। हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। टाइम मतलब टाइम डिपॉजिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा। एंड टाइम डिपॉजिट राफा, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। मतलब यहां पर डिमांड से मतलब है डिमांड डिपॉजिट से, टाइम से मतलब, टी से मतलब है टाइम डिपॉजिट से, और एल से मतलब लायबिलिटी, क्योंकि ये दोनों ही डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है भाई? लायबिलिटी है। ये दोनों ही डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी है कि नहीं है? प्रैक्टिकली बताइएगा, ये दोनों ही डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी है कि नहीं है? अब जो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो पॉइंट समझा रहा हूं, ये आशीष गौतम है, ओके। ये शाम का वक्त हुआ था और ये घर से निकल रहे थे भाई, कपड़े वपड़े पहने इन्होंने, प्रॉपर ड्रेसिंग व्रेसिंग करी, ठीक है। और परफ्यूम वर्फ्यूम लगा, बाल वाल मेरे दोस्त बिल्कुल तरीके से तैयार किए और बाहर निकल रहे थे। तो बोला छोटू, अरे छोटू भाई सुन ना, गाड़ी वाड़ी निकालना, चल बाहर घूमने चलते हैं। तो पापा ने आवाज लगाई, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? तो कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जाओ जाओ जाओ। तो बेटा कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं है? मैंने कहा पापा, पापा ने पूछा बेटा कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं है? तो भाई हम क्या जवाब देंगे? प्रैक्टिकली बताना मेरे भाई, हम क्या जवाब देंगे? ऐसे बोलते हो? हाँ ऐसे बोलूंगा तो जायदाद से बेदखल कर देंगे मेरे भाई, समझ रहे हो? नहीं, हम क्या बोलेंगे? नहीं। असल में क्या हुआ था, मेरे पास 5,000 रुपए तो पड़े हुए थे, और जैसे मैं ऐसे जैसे घर से बाहर जाने लगा तो मैंने, पापा ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा भाई पापा घूमने घूमने जा रहे हैं, ऐसे मित्रों के साथ बैठेंगे। तो बैठे मित्रों के साथ, पापा ने कुछ पैसे दे दिए हमें, 1,000 रुपए और दे दिए, तुरंत की तुरंत भाई साहब गड्डी निकाली और दो नोट गिने कि बेटा कहा जी ले अपनी जिंदगी, भाई साहब 1,000 रुपए दिए। कितने हुए टोटल मेरे पास? टोटल मेरे पास कितने रुपए हो गए? 6,000 रुपए। शाम को दोस्तों के साथ बैठ गए मेरे भाई, खर्च हो गए इनमें से 500 रुपए। बचे कितने? बचे कितने मेरे भाई? 5,500 रुपए। ये 5,500 रुपए आशीष गौतम की एनडीटीएल है। ये 5,500 रुपए आशीष गौतम की एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे इज कॉल्ड एनडीटीएल। मतलब आशीष गौतम की एनडीटीएल क्या हर दिन सेम होगी? आशीष गौतम की एनडीटीएल क्या हर दिन सेम होगी? नहीं यार, आज मित्रों के साथ 500 उड़ाएं, कल हो सकता है 700 उड़ा दे मेरे भाई, कल हो सकता है 800 उड़ा दें। पापा थोड़े मेहरबान हो गए, पापा ने यहां पर 1,000 की जगह बोल दिया बेटा जाओ अपनी जिंदगी चलो, और यहां पर लेकर जाओ, थोड़ा और ज्यादा दे दिया, 1,100 रुपए दे दिया भाई, 1,200 रुपए दे दिया, 1,300 रुपए दे दी, 1,400 रुपए दे दी। मतलब एक तरीके से देखें, मतलब आशीष गौतम की एनडीटीएल डेली चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? ठीक है। तो ऐसे में यहां पर अगर हम लोग बैंक की बात करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट के तौर पर आया, भाई पैसा डिपॉजिट के तौर पर आया, डिपॉजिट के तौर पर करंट अकाउंट में आया, सेविंग अकाउंट में आया, रिकरिंग अकाउंट में आया, फिक्स अकाउंट में आया। नेट मतलब इनमें से कुछ पैसा विड्रॉ भी हो गया होगा, भाई पैसा विड्रॉ भी हुआ होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? पूरे दिन में कुछ पैसा आया होगा, पूरे दिन में कुछ पैसा विड्रॉ भी हुआ होगा। प्रैक्टिकली बताइएगा मुझे, ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? भाई पूरे दिन में पैसा आया भी होगा, पूरे दिन में पैसा गया भी गया होगा, भाई इन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी होगा, इन अकाउंट से पैसा विड्रॉ भी हुआ होगा। जब विड्रॉ हुआ टोटल मिलाकर प्लस और माइनस किया, जब नेट आया तो इसको बोला हम लोगों ने एनडीटीएल।
एट द एंड ऑफ द डे जो बैंक का बैलेंस बना, बैंक का जो बैलेंस बचा वो बैंक की क्या है, एनडीटीएल। तो बैंक का एट द एंड ऑफ द, मैं अभी बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूं, बहुत आसान भाषा में, जो बिल्कुल होती है ना शुद्ध अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज, देसी भाषा, उसमें समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिखा दूंगा। ओके अभी के लिए ये समझो कि बैंक जो अपने पास एट द एंड ऑफ द डे मेंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एनडीटीएल बोलते हैं। तो हर बैंक का एनडीटीएल अलग अलग होगा कि नहीं होगा, हर बैंक का एनडीटीएल अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? यस सर बिल्कुल होगा, हर बैंक का एनडीटीएल। अच्छा एनडीटीएल अलग होगा, इसका मतलब एनडीटीएल हर दिन अलग होगा? भाई हर बैंक का एनडीटीएल अलग होगा, इसका मतलब हर दिन अलग होगा, हर दिन अलग होगा, होगा कि नहीं मेरे भाई बताओ, हर दिन अलग होगा कि नहीं होगा? कहां गया, मैंने कहां लिखा था वो कंटेंट, सीआरआर कहां गया, सीआरआर 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 सीआरआर, अच्छा ये रहा। मतलब मैंने लिखा सीआरआर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल। अब एनडीटीएल डेली चेंज होगा, इसलिए तो मैंने ये वाली लाइन लिखाई थी, एनडीटीएल इज मेंटेन ऑन डेली बेसिस, एनडीटीएल इज, सॉरी सीआरआर इज मेंटेन ऑन एनडी डेली बेसिस, या सीआरआर इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। समझ में आया, क्लियर हुआ ये? मतलब ये जो 4% है, ये 4% तो फिक्स है कि 4% देना है एनडीटीएल का। भाई श्री सीआरआर जो है वो 4% एनडीटीएल का बैंक को देना है, लेकिन आज जो एनडीटीएल है वो कल को अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती? एनडीटीएल का 4% डेली बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, 4% उन्हें एनडीटीएल का मेंटेन करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। मतलब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% चल रहा है। सीआरआर एक अमाउंट होता है जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं, यानी कि 0% हो सकता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं, यानी कि 100% हो सकता है। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन सीआरआर अमाउंट, सीआरआर अमाउंट पर आरबीआई को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। इसको कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, ये डेली बेसिस पे होता है क्योंकि एनडीटीएल डेली चेंज होता है इसलिए। ओके अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक वर्ड में लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल सीआरआर। आपको डिमोनेटाइजेशन याद है? सब लोग थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर थे, जो अभी रिसेंट में मोदी जी ने किया था। मित्रों आज से 500 नोट के नोट, 1000 के नोट बंद होते हैं, ऐसा मोदी जी रात को 8 बजे आए थे। मोदी जी कभी कभी ऐसा नहीं लगता जैसे कि उन्होंने कहीं थिएटर वेटर कर रखा है? क्या एक्टिंग गजब की करते हैं मेरे भाई, ऐसा लगता है भाई साहब हर किरदार में फिट बैठ जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अगर ये होते ना भाई साहब, इनको ऑस्कर अवार्ड दिलवा दिए होते हम, मतलब ऐसे लगते हैं बिल्कुल तरीके से। हैं एक्टिंग देखो क्या क्लासिक करते हैं। ठीक है, आप कोई भक्त साहब ना बोलना कैसे बोल रहे हो सर, मजाक की बात है, सिर्फ मजे के लिए बोला मैंने, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इंक्रीमेंटल सीआरआर का मतलब क्या है? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ क्या था, जब विमुद्रीकरण हुआ था तो बैंक के पास पैसा, भाई बैंक के पास जो पैसा था वो बहुत अच्छे लेवल पे हो गया था, भाई नोट को बदलना था तो बैंक के पास तो पैसा आ रहा था एक्सचेंज के लिए, तो बैंक के पास मनी सप्लाई बहुत हो गई थी। तो आरबीआई ने क्या बोला कि जितनी भी जितना भी पैसा आ रहा है, एक टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जितना भी पैसा आया है वो आपको किसके पास रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वो पैसा आपको किसके पास रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। दैट अमाउंट वॉज 100%, वो 100% था, उस दौरान सीआरआर 100% किया गया था। सर बैंक का एनडीटीएल भी आरबीआई को पता होता है कि नहीं पता होता? सौरभ भाई, पापा को सब पता होता बेटा कहाँ गुल खिला रहा है, ठीक है?
अभी मेरी बहन ने आके गेट खोल दिया, मैं उससे बोल रहा हूँ भाई गेट बंद कर दे इशारों में। पापा ने सुन ली तो खटिया खड़ी हो जाएगी कि तू पढ़ाता है कि बच्चों को बिगाड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्लियर हुआ इंक्रीमेंटल सीआरआर वाला पॉइंट। सर 4% पता है तो 100% कैसे नहीं पता? अरे मतलब ये कहने का है कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर 100% सीआरआर कर दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसको नाम दिया था इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर क्लियर हुआ? इंक्रीमेंटल सीआरआर वर्ड। एक और पॉइंट, सीआरआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ आरबीआई एक्ट 19। हम लोगों का नहीं होता राशन कार्ड में लिखा होता आशीष गौतम सन ऑफ मिस्टर ये इस नंबर पे, मतलब नहीं होता आर के गौतम, ठीक है, उसके उनके बच्चों के नाम होते पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर, छठे नंबर, 10, 20, 35, 40, जिस नंबर पे जिसका जो नंबर आता है। वैसे ही मेरे भाई हर का आरबीआई एक्ट में भी हर किसी का एक एक ऑर्डर बना रखा है कि किस सेक्शन में किसको डिफाइन किया गया है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में जो सीआरआर है इसको सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। और ये मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, आपका ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन रहा था। ठीक है, ये सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 क्लियर हुआ? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? इसको पढ़ लो जरा। मिनिमम टू मैक्सिमम जीरो से 100% है। हाँ, मिनिमम जीरो भी हो सकता है। आरबीआई बोलते हैं हमें कुछ नहीं लेना, 100% भी होता है कि सारा सारा हम ही को लेना है। क्या हो गया मनोज भाटिया जी, भूटिया जी? यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए सारी चीजें। सीआरआर वापस नहीं मिलता, वन वे है ना, टू वे तब है जब कहीं क्राइसिस का टाइम आता है। ये क्लियर हो गया सारी चीजें। Share of NDTL that a bank must maintain with RBI in cash. It is applicable on all banks. ये वर्ड पे ज्यादा बेहतर है। No minimum, no maximum limit. No interest paid is by RBI. It is mentioned in RBI Act 1984 Section 42 subsection 1. 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 403 हो रहा है, हम लोग मिलते हैं यहाँ पर 408 पे। ओके।
एक केस स्टडी करते हैं हम लोग बैठ के। अब एक केस लिखूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा, उसको जरा क्रैक करना, डिकोड करना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आती है, अच्छा है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। इसको समझ गए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक, मतलब बहुत इजी हो जाएगा ये सारी चीजें। ये एक बैंक है, ये आरबीआई है। ये बैंक का एनडीटीएल है 1000 करोड़। ठीक है, कितना एनडीटीएल है बैंक का? 1000 करोड़, 1000 करोड़। बैंक का एनडीटीएल कितना मेरे भाई? 1000 करोड़। ओके, बैंक को इसका सीआरआर कितना मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास? जो एनडीटीएल है 1000 करोड़ है, आरबीआई के पास एज अ सीआरआर कितना रखना है? 4%, यानी कि 40 करोड़। 4% यानी कि 40 करोड़। बैंक के पास इसके बाद अवेलेबल अमाउंट कितना बचता है? अवेलेबल अमाउंट बैंक के पास, इसे बोलते हैं हम लोग अवेलेबल अमाउंट। 960 करोड़ रुपए। केस 1, if RBI decides to increase percentage of CRR, अगर आरबीआई सीआरआर की रेट में वृद्धि कर देती है तो, दर में वृद्धि कर देती है तो, what will be the impact on मनी फ्लो इन मार्केट? पहले तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीज की डिक्रीज? अगर आरबीआई सीआरआर के परसेंटेज को बढ़ा देती है तो, अगर आरबीआई सीआरआर के परसेंटेज को बढ़ा देती है तो इसका इंपैक्ट मार्केट में मनी फ्लो पर क्या पड़ेगा? डिक्रीज की इंक्रीज? मेजॉरिटी में कह रहे हैं डिक्रीज। एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो मेरे भाई। चलो केस लिखते हैं यहां पर। ये बैंक था, ये आरबीआई था, ये अपना एनडीटीएल था 1000 करोड़। सीआरआर यहां पर कर दिया गया है 8%, यानी कि अब कितना मेंटेन होगा? 80 करोड़। बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट होगा उस पर क्या असर पड़ेगा? अवेलेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 920 करोड़। एक मिनट रुकना यार, एक सेकंड। देखिएगा, केस 1 कहता है यहां पर कि इफ आरबीआई डिसाइड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सीआरआर, इफ आरबीआई डिसाइड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सीआरआर, आरबीआई ने क्या किया? सीआरआर के परसेंटेज को बढ़ा दिया।
what will be the impact on money flow in a market? What will be the impact on money flow in a market? Money flow is directly linked with available amount. यार available amount से लिंक है. अगर आप ये सोचिए कि available amount ही कम हो जाएगा, प्रैक्टिकली समझना. सीआरआर की बात करते कैश रिजर्व रेशियो की, फिर अवेलेबल अमाउंट पे आएंगे, फिर मनी फ्लो पे आएंगे. प्रैक्टिकली समझना, रटने की जरूरत नहीं है. अगर सीआरआर के परसेंटेज को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, भाई इस 4% मेंटेन करना पड़ रहा था बैंक को आरबीआई के पास, अब उनको 8% मेंटेन करना पड़ेगा. इसका मतलब ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा. भाई पहले कितना मेंटेन कर रहे थे, 40 करोड़, अब मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर 8%, यानी कि 80 करोड़. अब बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो कितना बचा, भाई 960 करोड़ से 920 करोड़ हो गया. जब अवेलेबल अमाउंट कम हो गया तो पैसा यार 40 करोड़ तो कम जाएगा ना मार्केट में. तो इसका मतलब मनी फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मनी फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यस और नो? प्रैक्टिकली बताइएगा, चीजों को रटना नहीं मेरे भाई. यस और नो? मतलब सीआरआर का रिलेशन जो मनी फ्लो के साथ है जस्ट अपोजिट रिलेशन है. अपोजिट रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ऋणात्मक रिलेशन है. समझ में आया कि नहीं आया? हम भी तो यही बोले थे. अच्छा, आप भी यही बोले थे. सॉरी सॉरी. अब आते हैं दूसरे केस पे, केस नंबर 2 पे आते हैं. अब प्रैक्टिकली समझना, इस वाले केस पे आते हैं, केस नंबर 2 में, और इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं. इफ आरबीआई डिसाइड टू डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ सीआरआर, ये हो गया हमारा केस 2. तो भाई फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है. भाई ये बैंक है, ये आरबीआई है, एनडीटीएल कांस्टेंट मान लेते हैं, 1000 करोड़ हो गया. और यहां पर जो सीआरआर मेंटेन होगा यानी कि 4% हो गया, मतलब 40 करोड़ मेंटेन हो गया. ठीक है, यहां मानकर चलते 2% हो गया तो 20 करोड़ हो गया. अब अवेलेबल अमाउंट कितना बच रहा है यहां पर, 980 करोड़, 980 करोड़ रुपए. मतलब कहने का यह है कि अगर सीआरआर के परसेंटेज को अगर हम लोग घटा देते हैं, यानी हमसे आरबीआई आरबीआई तो अवेलेबल अमाउंट देखो 960 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 980 करोड़ हो गया. तो देखिए सीआरआर का रेट अगर आपने गिराया, यानी कि कहने का मतलब है बैंक को अब रिजर्व के तौर पर आरबीआई के पास कम रखना है. उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा तो मार्केट में ज्यादा दे पाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा. ओके, तो मनी फ्लो के साथ सीआरआर का रिलेशन कैसा है, मनी फ्लो के साथ सीआरआर का रिलेशन कैसा है. इनवर्स रिलेशन है. कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक? अरे प्रैक्टिकली समझो, आशीष को पापा ने बोला बेटा आशीष तुमको अब से 10,000 नहीं 20,000 देने पड़ेंगे, तो आशीष को पैसा बाजार में उड़ाने के लिए कम बचेगा, ज्यादा बचेगा, कम बचेगा, मनी सप्लाई कम होगा. ओके, अब आशीष को पापा ने बोला बेटा जी लो अपनी जिंदगी, 10,000 की जगह 1,000 ही देते रहो, तो भाई 9,000 रुपए तो बच गए, 99,000 हो गए अपने पास 1 लाख में से, तो उड़ा दो सारा का सारा. दिक्कत क्या आ रही है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दो मेरे भाई. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इन्फ्लेशन ग्रोथ है, इससे अभी मैं लिंक नहीं कर रहा हूं. जैसे डिमांड और प्राइस होता, अबे हमने कहा नहीं, डिमांड और प्राइस इतना नहीं हमें समझना. ठीक है, अपन को खाली गिलास लेकर बैठना पड़ेगा. जो बोल रहा हूं समझो पहले. अरे शिवानी गुप्ता जी, जब नोटबंदी हुई थी तो बढ़ाया क्यों गया मनी को, जरूरत थी ना मार्केट में. दीदी उस पीरियड वाले अमाउंट के लिए बोला है मैंने. दीदी उस पीरियड वाले अमाउंट के लिए, ओ दीदी उस पीरियड वाले अमाउंट के लिए जो उस डिमोनेटाइजेशन के टाइम में आया था, उसको 100% आरबीआई के पास मेंटेन करना था. समझ में आया? मोदी जी ने ओ दीदी फेमस कर दिया है. यू आर द फनीएस्ट अड्डा फैकल्टी मेंबर. एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को इसके लिए. चलो अब नेक्स्ट आते हैं यहां पर एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इसको एक मिनट रीड करिए. चलो अब जरा देखना सीआरआर का मतलब क्या है, एसएलआर का मतलब क्या है. ये देखो, ये जो पापा है और ये जो बेटा है, ये क्या कर रहा है कि अपनी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पापा के पास रख रहा है.
सीआरआर के तौर पर, रिजर्व के तौर पर, अपनी सैलरी का सर्टेन परसेंटेज ये अपने पास रखेगा एसएलआर के तौर पर। मतलब एसएलआर मतलब वो अमाउंट होता है जो बैंक को खुद को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। सेम सीआरआर एसएलआर बिल्कुल सेम एक तरीके से रिजर्व है, लेकिन जो ये जो अमाउंट होता है एसएलआर वाला, ये बैंक को रिजर्व के तौर पर अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, मतलब एसएलआर यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका परसेंटेज चल रहा है 18%। 18% चल रहा है ये। ओके, और इसको बोलते हैं हम लोग एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक, आरबीआई को नहीं देना होता इसे, हाँ जी ठीक है। एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक हैज टू कीप विद। ओके, क्लियर है भाई? इस पर भी पेनल्टी होती है, हाँ जी। अगर 18% नहीं मेंटेन करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। अगर 18% मेंटेन, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एक बार लिख दो यहां तक क्लियर है कि नहीं। यस सर लिख दो एक बार। रुचि दीदी ने बोला यस सर। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ये वही लोग हैं जो टीचर से पढ़ते रहते हैं, टीचर कहता है बेटा समझ में आ गया, मानसिक तौर पर कहीं और ही घूम रहे होते हैं। जरा देखो, एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। यहां आएगा इटसेल्फ, काट के लिखना है इसको इसी तरीके से, तो याद रहेगा हमेशा। यहां पर ये आरबीआई के पास मेंटेन नहीं होता, बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। ओके, समझ में आया? खुद के पास, हर एक बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व के तौर पर। सर कुछ राइटिंग क्लियर लिखा करो। हैं सही, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। वाह भाई वाह बेटे, बहुत बढ़िया। हैं अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ये राइटिंग साफ नहीं है। डॉक्टर की राइटिंग पढ़ के तो दवाइयां ले आते हो। आशीष गौतम की राइटिंग पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन ना लो। एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ। ये अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, अगला देखना, नेक्स्ट पॉइंट। एसएलआर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, एसएलआर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द basis of NDTL. SLR is also calculated on the basis of NDTL. Okay, 1000 करोड़ में से 18% ना, या कि 960 का, ना 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 ना, एनडीटीएल बेटा, एनडीटीएल तो 1000 करोड़ था ना। एनडीटीएल तो 1000 करोड़ था। 1000 करोड़ में से 4% चला गया 40 करोड़ आरबीआई के पास, और इसमें से 18% 180 करोड़ मेरे भाई। बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल। Okay, both are calculated on the basis of NDTL. SLR is also calculated on the basis of NDTL, यानी कि SLR is maintained on daily basis. SLR is maintained on a daily basis. SLR is maintained on a daily basis. Okay, SLR भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, अनिवार्य, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, एसएलआर इज मेंटेन ऑन डेली बेसिस। तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। एसएलआर यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। एसएलआर की बात करते हैं तो बैंक को जो ये अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट होता है, ये अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता है। एसएलआर जो होता है ये भी आपका एनडीटीएल के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एसएलआर इज मेंटेन ऑन डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पे मेंटेन होता है। भाई यार सीधी सी बात है, जब एनडीटीएल डेली चेंज होगा तो यानी कि ये भी डेली बदलेगा, ये भी डेली बदलेगा। ओके, अब यहां पर समझने की एक और चीज है कि एसएलआर इज डिफाइंड। अच्छा, ये सीआरआर किस में डिफाइंड था? सीआरआर किस सेक्शन में डिफाइंड था? सीआरआर किस फॉर्म में डिफाइंड था? नहीं, सीआरआर किस एक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड था? सेक्शन 42। ओ माय गॉड, 42 का उल्टा क्या होता है? 42 का उल्टा क्या होता है? 42 का उल्टा 24। एसएलआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के सेक्शन नंबर 24 में डिफाइंड है। सीआरआर आपका आरबीआई एक्ट 1934 के
सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में डिफाइन है। ओके, एसएलआर की मिनिमम लिमिट नो, मैक्सिमम लिमिट 40%, मिनिमम लिमिट नो, मैक्सिमम लिमिट 40%। भाई साहब क्लियर हुआ इतना? क्या आरआरबी भी मेंटेन करता? सब करते हैं भाई, सब मेंटेन करते हैं, सब मेंटेन करते हैं। मैंने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लिखा है, बट मैंने बोल दिया वहां पर आरबी, आरआरबी तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में आ गए। अभी तो 100% बताया था। ए सूर्या, ये बड़ा सूर्या भाई, कौन सा मैंने बताया था 100%? ये एसएलआर है, अभी एट प्रेजेंट 18% चल रहा है। इसकी मिनिमम लिमिट नहीं, कल ये जीरो भी हो सकता है। और ये मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% है, यानी कि 40% भी, इसे मैक्सिमम 40% तक इंक्रीज कर सकता है आरबीआई। और सीआरआर का जो मैंने पढ़ाया था वो सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पढ़ाया था, बाकी इसकी कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं, इसलिए तो उसको 100% कर दिया गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर। एक है सिर्फ उतने थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे पीरियड के लिए। बाकी तो जितना वो जो अमाउंट आ रहा था वही तो जा रहा था 100%, बाकी उसके अलावा तो 4% भी चल रहा था। एसएलआर जीरो होगा डिमोनेटाइजेशन में। अरे रजत यादव जी देखो, दिमाग तुम ज्यादा लगा गए। यादव जी जरा ध्यान से सुनना। यादव जी, जो पैसा आया वो तो पूरा 100% आरबीआई के पास चला गया, उसके अलावा तो जो पैसा पहले से सिस्टम में था उस पर तो सीआरआर एसएलआर चारों 18 ही चल रही होगी, जो भी रेट थी उस दौरान। आया कि नहीं आया क्लियर? नो, मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 40%। एसएलआर इज एप्लीकेबल बैंक कौन से हैं भाई? आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी, पेमेंट बैंक। इस पेमेंट बैंक का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतना है सर एसएलआर। भाई 1 और 8 को 18 बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में 18 बोलते हैं, इस साइन को प्रतिशत बोलते हैं। अभी वर्तमान में 18% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा पूरा खून चूस लेना स्ट्रॉ लगा के, थोड़ा बहुत छोड़ मत देना है। बस सर वॉरियर की चवन्नी भी वसूल करनी है हमें तो। हमारा वॉरियर अगर 1,000 में लिया ना तो उसकी एक चवन्नी भी वसूल होनी चाहिए, उछल उछल के बोले कि आई एम वसूल, आई एम वसूल, आई एम वसूल, है आई एम फुली सेटिस्फाइड। सब पूछ लेना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम खुश रहो। अब सुनो जरा ध्यान से आगे, इसी में एक और पॉइंट। एसएलआर इज मेंटेन्ड इन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, एसएलआर इज मेंटेन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एसएलआर को कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेंटेन किया जाता है, यानी कि एसएलआर को आपका नगद में, सोने में मतलब गोल्ड में, और सरकारी प्रतिभूतियों में मेंटेन किया जाता है। ओके, अब कैसे करते हैं? कैश और गोल्ड तो आपके समझ में आ गया होगा भाई, कैश और गोल्ड तो आपके समझ में आ गया, कैश में कैसे करते हैं, गोल्ड में कैसे करते हैं। अब बात करनी है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, खुद ब खुद ये टॉपिक अपने क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी? एक बार के लिए जरा एसएलआर पढ़ लो, एसएलआर देख लो जरा यहाँ पर। अभी के लिए ये लाइन हटाओ, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल बैंक।
लिक्विड असेट मतलब गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या आई थिंक विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। रेशियो ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एग्रीगेट 18% है ये। अब जरा समझिए, इसको रीड करना है जरा, पूरा का पूरा रीड करो। बेटा हर काली टंग की सिंटेक्स नहीं होती, हर पीली चीज चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती, हर बॉन्ड मेरे दोस्त सिक्योरिटी नहीं होता। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के पीछे मत पड़ो, अभी मसाला बॉन्ड भी पढ़ाऊंगा मैं। तो बॉन्ड लग गया तो इसका मतलब जेम्स बॉन्ड हो, तो सर हर बॉन्ड क्या मतलब अपना सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट के काम आएगा? भाई नहीं है, अभी रुक जाओ, तो सल्ली कर लो। डेट ऑब्लिगेशन क्या है? तुमने मेरे से पैसा लिया है, वो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, तुमने उधारी पर लिया, डेट ऑब्लिगेशन है, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। जेना चल रहा है ना, भेज देना। लास्ट सेंटेंस, अभी रुक जाओ, अभी पढ़ लो इसको, अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं इसका। तसल्ली से इसको पढ़ लो। अब आगे वाला पढ़ लो इससे। अभी न्यूज में भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई बेची थी, हाँ अभी भी है, फिर दोबारा बेचेगी, फिर दोबारा बेचेगी, ये चलता रहता है। डन हो गया। असल में एक बात बताओ, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पीके, कोई ऐसा महानुभाव है जिसने इतनी धर्मार्थ मूवी नहीं देखी मेरे भाई? इतनी धार्मिक मूवी नहीं देखी है? सभी लोगों ने देखी होगी, धार्मिक मूवी है पीके। एक वक्त होता है कि ये मेरे दोस्त अपने अलग गोले से उतरकर हमारे गोले पे आता है। अब जो हमारे गोले पे जब आता है तो उसको भूख लगती है, खाने के लिए इसको मतलब कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो ये देखता है कि लोग गांधी जी को ना जा रहे हैं, दे रहे हैं, गांधी जी छपे होते हैं एक पेपर पे, और देते हैं और जाते हैं मेरे भाई, और उसके बदले में कुछ मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यार ये क्या करता है, न्यूज़पेपर में से ले जाता है, कुछ न्यूज़पेपर में गांधी जी छपे होते हैं, किसी मैगजीन में गांधी जी छपे होते हैं, तो वो कहता है इनके बदले में हमें दो, इनके बदले में हमें कुछ दो, ए भाई सुन ना, ए भाई सुन ना, इनके बदले में हमें कुछ देना, ए भाई प्लीज सुन ना, इनके बदले में कुछ देना। इसको मिलता है? नहीं मिलता। वो कहता है भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, हर गांधी की वैल्यू नहीं है, हर गांधी की वैल्यू नहीं है।
अगर गांधी जी को अगर किसी पेपर पे छापा गया है और भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हाँ इट इज अ लीगल टेंडर, ये भारत की मुद्रा है, तो उसकी कीमत है। असल में 2000 का नोट अगर तुम रद्दी के भाव बेचोगे तो मेरे भाई कितने में जाएगा? सर जाएगा ही नहीं। कितने का है भाई? 2-2 हजार के कितने नोट लाओगे? 1 किलो में लाओगे तब जाके जाएगा मेरे दोस्त। 20 रुपए किलो रद्दी चल रही है, नॉर्मल सोचिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा। लेकिन उस पेपर की कीमत, एक छोटे से टुकड़े की कीमत मेरे भाई आरबीआई ने निर्धारित कर दी है। उस टुकड़े की कीमत आरबीआई ने निर्धारित कर दी है। और आरबीआई ने उस टुकड़े की कीमत निर्धारित करी, एक पेपर की कीमत निर्धारित की, तो उस पेपर की क्या हो गई? ये वर्थ हो गई है। यस और नो? बताओ मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूं? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर एक पेपर की एक वैल्यू डिसाइड कर दी, एक पेपर, वो पेपर जिसका साइज कितना है, जिसका साइज कितना है 66 इंटू 166 मेरे भाई, 66 इंटू 166 यार, 66 इंटू 166 का ये पेपर है। और इसकी यहां पर आरबीआई ने वैल्यू निर्धारित कर दी 2000। और इस 2000 निर्धारित करने का मतलब ये है कि इसके, ये जो इसकी जो वर्थ है वो 2000 की है। आप अगर कुछ भी बाय करना चाहते तो इसकी वर्थ कितनी? 2000 की। एक आम पेपर, मैं भी तो, मेरे पास नोटबुक पड़ी है, उसकी वर्थ है क्या? नहीं है सर। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि इसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या देते हैं मेरे भाई? सिक्योरिटी। किस चीज की सिक्योरिटी? आपने क्या किया, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पेपर को बेचा, आपने उनको बदले में क्या दिया? रोकड़ा दिया। अभी आपकी रोकड़े की सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको। कौन सिक्योरिटी दे रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किस चीज के अगेंस्ट में? कि आपका पैसा सुरक्षित है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति का एक एग्जांपल हो गया ट्रेजरी बिल। इसका एग्जांपल हो गया ट्रेजरी बिल। एक ट्रेजरी बिल की कीमत है 25,000 रुपए। एक ट्रेजरी बिल की कीमत कितनी है? 25,000 रुपीज। मतलब एक पेपर है ट्रेजरी बिल, इसकी कीमत है 25,000 रुपए। ये आपका 90 डेज का, 184 डेज का, 360, 182 डेज का, 364 डेज का होता है। अलग अलग समय सीमा है इसकी भाई, 90 दिन का, 182 दिन का, 364 दिन का ये ट्रेजरी बिल होता है। और इसमें आप, सर इसका यूज क्या है? बेटा इसका यूज ऐसे है कि, अच्छा तुम्हारा बैंक में पैसा रखने का यूज क्या है? बैंक में पैसा रखने का यूज क्या है? आप सोना खरीदते हैं, उसका यूज क्या है अगर पहन नहीं रहे हैं तो? भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, प्रॉफिट कमाना। देखो वर्ड आया ना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ऐसे ही आपने क्या किया? ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट किया। ये आपको डिस्काउंट पे जारी की जाती बट्टे पे। भाई 25,000 का है तो ये 25,000 में नहीं आप खरीदेंगे, इसे खरीदेंगे 22,000 में, 20,000 में, 21,000 में, डिस्काउंट पे इशू होता है। लेकिन जब इसकी समय सीमा पूरी हो जाती है तो ये आपको वापस जब करना होता है तो 25,000 रुपए आपको इसके बदले में मिल जाते हैं। मतलब है क्या कि जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बैठा हुआ था बाजार में कि भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो। अब आप पहुंच गए, ए भैया आरबीआई, शक्ति का अंदाज सुनो, चलो 4 सिक्योरिटी दो हमें। ठीक है भैया 4 सिक्योरिटी ले लो। एक ट्रेजरी बिल की कीमत 25,000 है और 4 ट्रेजरी बिल की कीमत हो गई 1 लाख रुपए। अब उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल है, कितने टाइम के लिए? 90 दिन के लिए, 90 डेज के लिए ये ट्रेजरी बिल है, 91 डेज के लिए ये ट्रेजरी बिल है, 91 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा 91 दिन बाद आना, ये ट्रेजरी बिल जो आज आपके पास है इसे वापस कर देना, अपने पैसे ले जाना। तो उन्होंने कहा यार 1 लाख रुपए तुमको देंगे, 1 लाख रुपए वापस लेंगे, फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग इसे तुम्हें डिस्काउंट पे देते हैं। तुम अभी 90,000 रुपए हमें दो, 90,000 रुपए हमें दो, ट्रेजरी बिल अपने पास रखो। जब 90 दिन, 91 दिन इसके पूरे हो जाएंगे तो हम ट्रेजरी बिल तुमसे ले लेंगे और 1 लाख रुपए दे देंगे। तो 10,000 का तुम्हें क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट अपना क्या है वो समझो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि एक पेपर, एक इसकी पेपर की वर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर दी है। तो ये आपका क्या है? सरकारी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। समझ में आया? नहीं तन्वी जी, उसमें अलग है कॉन्सेप्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छे से आरबीआई इशू करती नहीं, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इसका ऑक्शन कराती है, या यू कहे भारत सरकार के बिहाफ पर आरबीआई जारी करती है। लेकिन ऑप्शन में आएगा तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही टिक करेंगे। अगर आरबीआई ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तब तो फिर आरबीआई टिक करेंगे। क्लियर हुआ ये?
अब यार तुम लोगों को पता है, जैसे कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, मुझको ना एक माइक की जरूरत थी, ये मेरा थोड़ा माइक की दिक्कत कर रहा है, तो मैं एक माइक ऑर्डर किया अमेजोन से। तो मैं यार माइक ऑर्डर करने के लिए ना मैं सोचा कि सब्जी मंडी चला जाऊं। सब्जी मंडी जाऊंगा क्या, वेजिटेबल मार्केट जाऊंगा नहीं यार, क्या फ्रूट मार्केट जाऊंगा नहीं। मैंने क्या किया, अम्मा जोन पे गया। अब अम्मा जोन पे अम्मा बैठी हुई थी, वो कहती माइक ले लो माइक ले लो माइक ले लो। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, मेरे जोन में भेज दो माइक को। तो अम्मा जोन ने मेरे भाई मेरे जोन में एक माइक भेज दिया। मतलब अगर मुझे कुछ भी शॉपिंग करनी है, मुझे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, अम्मा जोन पे जाऊंगा या तो फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा। यही तो जगह जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हाँ सर बिल्कुल आप जाएंगे। तो ऐसे ही दोस्त समझने की जरूरत है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करनी है तो उसके लिए भी आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। आरबीआई ने उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई कुबेर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई कुबेर। आई थिंक आप समझ में आने लगेंगी चीजें। जरा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि सरकारी प्रतिभूति इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। भाई इसी की तो बाइंग और सेलिंग की जा रही, तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकारें भी बेचती हैं इसको, राज्य सरकारें। ओ माय गॉड, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। मतलब सरकारी प्रतिभूतियों को सिर्फ ये नहीं है कि केंद्र सरकार बेच रही है, इनको तो राज्य सरकारें भी बेचती हैं। इट एक्नॉलेजेस गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन। अब ये गवर्नमेंट की डेट ऑब्लिगेशन क्यों है? जब भाई गवर्नमेंट के पास ये पब्लिक का पैसा आया, भाई पैसा आया, तो ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि एक समय के बाद उनको वापस करना। तो ये उनका क्या डेट है, उनके ऊपर एक एक ऑब्लिगेशन है। डेट ऑब्लिगेशन मतलब कि जो आपको भविष्य में चुकाना है। ओके, ये गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी बन गई। भाई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट मेरे भाई? वापस करना है ये। ओके नेक्स्ट, सच सिक्योरिटी आर शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ये आप लोग हम लोगों ने एडवांसेस में पढ़ा था। एक वर्ष से कम है, एक वर्ष तक का है, तो भाई ये इसका पीरियड, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म। और अगर इसका एक वर्ष से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो ये आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कितने दिन का होता है? 91 डेज का, 182 डेज का, 364 डेज का। तीन टाइप के होते हैं, जिनकी ओरिजिनल मेच्योरिटी जो होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, लेस देन 1 ईयर। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे दोस्त ये आपके? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। समझ में आया पॉइंट ये वाला? क्लियर है ये? यहां पर सच सिक्योरिटी आर शॉर्ट टर्म यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल, ठीक है, विद ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म मतलब यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड जो होंगे, डेटेड सिक्योरिटी जो होंगी, इनको नाम दे दिया। मतलब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी। नेम हो गया मेरे भाई ये। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, उस पर सरकार की डेट लिखी है मेरे भाई, ठीक है, मतलब सरकार ने एक डेट लिख दी है। और इसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी क्या होती है, 1 ईयर और मोर। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इशू बोथ ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो बॉन्ड और जो डेटेड सिक्योरिटी जारी करती है उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, एसडीएल। आप न्यूज़पेपर जब स्टडी करते हैं तो उसमें देखना एक पॉइंट लिखा आता है कि अभी राज्य सरकारों ने उधारियों पर इतना पैसा लिया बाय इशूइंग एसडीएल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोन। और एसडीएल का मतलब क्या होता है कि वो बॉन्ड, वो डेटेड सिक्योरिटी जो राज्य सरकारों के द्वारा जारी की गई है, उनको यहां पर बोलते हैं एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। सर ट्रेजरी बिल नहीं है लॉन्ग टर्म में। क्यों है ट्रेजरी बिल लॉन्ग टर्म में अरूप भाई? 91 डेज, 182 डेज, 364 का है, तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है। ओके, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क। भाई नो रिस्क मतलब बिकॉज इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकली समझना, अगर भाई तुम लोगों के पास पैसा है, तुम लोगों के पास पैसा है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपने फादर को दोगे कि अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दोगे। ये बताओ मेरे भाई, अपने फादर को पैसा दोगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पैसा दो, किसको दोगे? भाई ऑब्वियसली पेरेंट्स को पैसा दोगे, हाईली सिक्योर।
यानी तो यहां पर क्या हो जाएगा, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वफा न रासाई तुझे वो हर जाए, यही चलता रहेगा मेरे भाई। यहां पर क्या कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहां पर तो पैसा जो जाएगा दोस्त वापस डबल होकर ही आएगा, क्योंकि ये हाईली सिक्योर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मार्केट समझ लो, ये मार्केट है, ये मार्केट है मेरे भाई, मार्केट जो है वो अप एंड डाउन होता रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां रिस्क है मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये सिक्योर नहीं है, इट इज हाईली सिक्योर। ये इनसिक्योर नहीं है, अनसिक्योर नहीं है मेरे भाई, इट इज हाईली सिक्योर। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क, यहां पर 0% रिस्क है ऑफ डिफॉल्ट, हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी, ठीक है। आर कॉल्ड रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलो, या आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलो। क्लियर हुआ भाई ये? एक एक लाइन क्लियर है कि नहीं है? आज के लिए बस, अरे यार रुक जाओ, आज के लिए बस। इतना मजा आ रहा है यार, उस मजे में भी तुम लोग यार ऐसे बीच में करते हो, इंटरप्ट करते हो हैं। आपने खरीदी है कि कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी? यार हम जैसे लोग कहाँ करते हैं यार एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल का ऑक्शन होता है, 100-100 करोड़ में ऑक्शन हो रहा है इसका। तो हम जैसे लोग, आम लोग कहाँ खरीदते हैं भाई इन चीजों को, ठीक है। अपन लोग सिर्फ पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, अपन लोगों का नहीं काम ये, अपन लोग पढ़ते हैं, अपन लोग गरीब लोग हैं दोस्त। जीसैक आर इशूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जीसैक आर issued through auction conducted by Reserve Bank of India. Auction are conducted on electronic platform that is called eCubear. इसे सीबीएस को छोड़ दो। वैसे सीबीएस हम लोगों ने अभी शायद बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था। सीबीएस प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, ये कनेक्टेड है, वैसे छोड़ो क्यों, ये तो पढ़ा दिया मैंने। तो ये ई कुबेर सीबीएस प्लेटफॉर्म पे इसको कंडक्ट किया जाता है ऑक्शन को। कॉमर्शियल बैंक जो कि एक फंड अकाउंट मेंटेन करते, देखो आरबीआई के पास बैंक का कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है करंट अकाउंट, यानी कि फंड अकाउंट एंड सिक्योरिटी अकाउंट, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट, एसजीएल अकाउंट विद आरबीआई। तो इसमें सिक्योरिटी जाएंगी, इसमें फंड होता है। तो करंट अकाउंट मतलब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, करंट अकाउंट यानी कि फंड अकाउंट, और दूसरा सिक्योरिटी अकाउंट यानी कि एसजीएल अकाउंट, सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट आर दी मेंबर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो जो इकोबेर के मेंबर होते हैं उनको ये दो अकाउंट मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। ऑक्शन क्या है? ऑक्शन क्या है? नाइस क्वेश्चन। भाई हिंदी में नीलामी बोलते हैं। वो देखी थी एक मूवी, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, जिसमें खोटा सिक्का काम आ जाता है। वो एंड में क्या होता है कि अपने घर को बचाने के लिए नीलामी हो रही होती है। 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, 1 करोड़ 3, सोल्ड होता है, नीलामी होती है आईपीएल में। कोई है मेरे भाई 50 करोड़ में आशीष गौतम बिक रहा, 50 करोड़ एक, 50 करोड़ दो, 50 करोड़ 3 सोल्ड टू पंजाब किंग्स 11, मेरे भाई अगली बार आईपीएल जीत गए, मतलब समझ रहे हो। तो ये नीलामी चल रही है। अब आशीष गौतम को फैकल्टी को एक खरीद रही है, एक कंपनी कहती है सर 70 करोड़ रुपए, एक बोलती है 80 करोड़ रुपए, एक बोलती है 90 करोड़ रुपए, वहां से आती है 100 करोड़ रुपीज, एक 100 करोड़ एक, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3, सोल्ड मेरे भाई अड्डा 247 को, समझ रहे हो। क्लियर हो रहा है, ये नीलामी हो रही है भाई। पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एक ऑफिस है पब्लिक डेट ऑफिस, एक्ट एज दी रजिस्ट्री एंड डिपॉजिटरी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास रहती है? पब्लिक डेट ऑफिस के पास। यही इशू करने से लेकर यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट तक का, रीपेमेंट तक का सारा काम ये पब्लिक डेट ऑफिस का है। समझ में आया? सौम्या वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक? सर गिल्ट का मीनिंग बताओ। गिल्ट का मतलब होता है जब आप किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो आपको बहुत अजीब सा महसूस होता है, उसका मतलब होता है गिल्ट मेरे भाई। आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बेचैनी सी फील करते हैं, इसका मतलब होता है मेरे भाई गिल्ट, बोलते हैं गिल्ट फील कर रहे हैं हम लोग, गिल्ट। ठीक है, क्लियर? अरे भाई ये एक टर्म है पूरा, गिल्ट एज मतलब, गिल्ट एज मतलब रिस्क फ्री। ओके वो जो पहला मतलब बता वो नहीं है। अब ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
सर डील विद इशू इंटरेस्ट पेमेंट, ओहो ओ माय गॉड, ये अपना भाई समझ नहीं पाया। पब्लिक डेट ऑफिस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने से लेके उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है वो करने से लेके जब उसका टाइम मेच्योरिटी पूरी हो जाएगी उसका अमाउंट रीपे करने से लेके ये सारे काम यही देखता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या है? जब कभी भी राज्य सरकारें प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, ओके, दैट सिक्योरिटी इज कॉल्ड द SDL, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोन। सस्टेनेबल बोल रहा हूं यार, क्या बोला था इसको, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू नहीं की, ट्रेजरी बिल इज इशूड बाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये जारी करती है मेरे भाई वो SDL जारी करती है। ये जो ट्रेजरी बिल है इनको हम लोग कैपिटल उसमें मनी मार्केट में अलग से पढ़ेंगे। देखो ये जो कॉमर्शियल बैंक है इनके दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक होता है फंड अकाउंट आरबीआई के पास और एक होता है सिक्योरिटी अकाउंट। जो फंड अकाउंट होता है इस फंड अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट, और जो सिक्योरिटी अकाउंट होता है इसको बोलते हैं SGL, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। अब आते हैं यहां पर अपने मुद्दे की बात। तो आप कैश में निवेश कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब यहां पर एक केस स्टडी हम लोगों ने ये वाली पढ़ी थी, ये देखना। अब इसमें से इन्होंने क्या किया है कि जैसा फॉर एग्जांपल 960 करोड़ में से मान लिया एसएलआर मेंटेन कर रहे हैं। एसएलआर मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये लोग एसएलआर मेंटेन कर रहे हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर इन्हें कितना मेंटेन करना पड़ेगा? एसएलआर इन्हें कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 18%। 18% यानी कि 180 करोड़ रुपए। 180 करोड़ रुपए इसमें से माइनस करो जरा, 180 करोड़ रुपए इसमें से माइनस करो, कितना बन रहा है मेरे भाई? अरे 160 हटा दो, 800 आए, 780 करोड़ रुपए बन गए। 780 करोड़ बच गए मेरे भाई, 780 करोड़। अब यहां पर एसएलआर के रेट को बढ़ा दो। एसएलआर के रेट को बढ़ाने का मतलब 25% एसएलआर कर दो, 250 करोड़ मेंटेन करने पड़ेंगे। अब बचेगा कितना? 920 में से भाई 220 हटाओ, 700, 700 में से 30 हटाओ, 670 करोड़ रुपए। 670 करोड़ रुपए दोस्त। मतलब कहने का ये कि एसएलआर का रेट बढ़ाने से, एसएलआर का रेट बढ़ाने से भी मनी फ्लो कम हो रहा है। एसएलआर, ओ माय गॉड, मतलब सीआरआर का रेट बढ़ाने से भी, सीआरआर का रेट बढ़ाओ एसएलआर का रेट बढ़ाओ, मनी फ्लो कम। दोनों के केस में कॉमन चल रहा है। मतलब चाहे सीआरआर का रेट बढ़ाओ चाहे एसएलआर का रेट बढ़ाओ मेरे भाई, मार्केट में मनी फ्लो कम होगा क्योंकि अवेलेबल अमाउंट कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। ओ माय गॉड। मतलब यार एक और केस देख लेते, दूसरे केस में एसएलआर का रेट यहां पर हम लोगों ने 18% से 10% कर दिया, यहां 100 करोड़ मेंटेन करना पड़ेगा। भाई अपने पास बचा कितना? 880 करोड़। बच कितना रहा था? 780 करोड़। बच कितना रहा? 880 करोड़। यानी कि एसएलआर का रेट कम करने की वजह से, चाहे सीआरआर का रेट कम करो चाहे एसएलआर का रेट कम करो, मनी फ्लो बढ़ना ही है। ओ माय गॉड। मतलब यार इनवर्स रिलेशन चल रहा है इनका, तो मतलब दोनों का रिलेशन सेम चल रहा है। दोनों का रिलेशन सेम चल रहा है मेरे भाई मनी फ्लो से। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बता दो। बाउंस हो रहा है? अरे भाई बाउंस हो रहा है बेटा। ये NDTL 1000 करोड़, 4% मेंटेन कर रहे थे 40 करोड़, अब 18% मेंटेन कर रहे 180 करोड़। ये कितना हो गया? 220 करोड़। बचा कितना? 780 करोड़। अब NDTL बेटा 1000 करोड़, सेम है, 4% मेंटेन किया 40 करोड़, इसको कांस्टेंट मान ले रहे हैं। यहां पर 25% मेंटेन कर दिया 250 करोड़। कितना चला गया? 290 करोड़ ये रिजर्व में चला गया। बचा कितना? 710 करोड़। भाई 710 क्या हुआ? कम हुआ अवेलेबल अमाउंट। हाँ जी, कब कम हुआ? जब आपने यहां पर एसएलआर के रेट को बढ़ा दिया था। भाई एसएलआर के रेट को आपने जब बढ़ा दिया था, जब बढ़ाया तो यहां पर मनी फ्लो कम हो गया। जैसा अपोजिट कर दो इसका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बांके बिहारी समझ में आया कि नहीं आया? आराम से अब इसको रीड करना, रिवाइज करना, कुछ नहीं समझ में आए तो फिर तो मैं बैठा हुआ ही हूं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज थोड़ा कंटेंट मजेदार था, लेकिन 2 घंटे पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता है मेरे भाई। ओके, वॉरियर हो तुम सबके सब, वॉरियर हो, खुद को वॉरियर फील किया करो। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अपने अड़ोस में पड़ोस में सबका ख्याल रखिए, परिवार में ख्याल रखिए, खुश रहिए, जहां रहिए, जैसे रहिए। ओके, शुक्रिया दोस्तों, राधे राधे।